दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी भरतपुर राजस्थान की है। जहाँ पर एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है जिसके 2 बेटे होते हैं, 2 बेटियाँ होती हैं। लड़के की शादी होती है और लड़के की शादी के बाद जो अंजाम होता है, पूरी कहानी सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक ससुर होता है जो रात को 2 बजे उठ कर के कमरे में बहू के कमरे में झाँकता है और बहू के कमरे में झाँकने की पहले कोशिश करता है दरवाजे से, चूँकि दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। फिर वो खिड़की से झाँकने की कोशिश करता है, फिर वहाँ से जो कुछ देखता है जो चीज़ें सामने निकल के आती है वो बहुत ही चौंकाने वाली होती है। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग के हौसलों को बढ़ा देता है और ये पता चलता है कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप इस चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। कोई अगर आपको कमी समझ में आती है कोई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान भरतपुर की है। भरतपुर के एक गांव की है। वहाँ का एक लड़का होता है 23 साल की। 30 साल का एक लड़का होता है जिसकी शादी कानपुर की एक लड़की से होती है। कानपुर की लड़की जो होती है उसकी उम्र होती है 16 साल। लड़की की उम्र होती है 16 साल और लड़के की उम्र होती है 30 साल। दोनों की शादी होती है। लड़की कानपुर से भरतपुर पहुंच जाती है, राजस्थान पहुंच जाती है। वहाँ पर अच्छे से उनका चल रहा होता है, अच्छे से दोनों रह रहे होते हैं। 14 साल का उम्र में डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी ये लोग खुशहाल रहते हैं और अच्छे से इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। कुछ सालों के बाद इनके घर एक बेटा होता है, जिसका नाम ये लोग रखते हैं कार्तिक। उसके कुछ सालों के बाद इनकी एक बेटी होती है, इसका नाम ये लोग रखते हैं कृतिका। 2 बच्चे होते हैं और परिवार सब अच्छे से चल रहा होता है। जो लड़का होता है, वो दिल्ली में काम कर रहा होता है और बहू जो होती है, वो घर पे रहती है। बहू को ससुर इतना ज़्यादा प्यार करता था, मतलब इतना ज़्यादा मानता था कि बाकी किसी की बात पे वो भरोसा करे या ना करे, लेकिन उसको अपनी बहू की बातों पे 100% भरोसा रहता था कि मेरी बहू कभी झूठ नहीं बोल सकती है, मेरी बहू कभी गलत काम नहीं कर सकती। ससुर को अपनी बहू पे इतना ज़्यादा भरोसा हो। कुछ समय बीतता है, जो उसका पति होता है, वो दिल्ली में काम कर रहा होता है, गाँव पे लौट के आता है भरतपुर। तो वो अपने पापा से बोलता है कि पापा अगर आप कहें तो मैं इसको दिल्ली ले जाऊँ, मुझे वहाँ पे खाने बनाने की दिक्कत भी होती है और बच्चे भी अब थोड़ा पढ़ने लायक हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो दिल्ली में रह कर के और अपना इनको पढ़ा लिखा रखूँगा। पिता कहता है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, आप अपनी बहू को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। पति का नाम होता है पवन और पत्नी का नाम होता है रीमा। पवन अपनी पत्नी रीमा को लेकर के दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में एक घर में रह रहे होते हैं, कमरे में रह रहे होते हैं। उसी दिल्ली में उनके गाँव का भी एक लड़का रहता है, जो वहीं काम करता रहता है और उनके पड़ोस में ही रहता है। उसका भी इनके घर पे आना-जाना होता है। जब कोरोना का टाइम आता है, तो कोरोना के टाइम में आप सभी को पता है कि बहुतों की ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई। इनकी ज़िंदगी भी अस्त-व्यस्त हो जाती है। ये लोग लौट के गाँव आ जाते हैं। गाँव आ जाते हैं, पवन अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं गाँव में ही रह के कुछ काम कर लूँगा क्योंकि यहाँ तो काम-काज का कोई भरोसा ही नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम घर पे ही आ जाओ, गाँव में ही रह के कुछ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा परिवार ही राजस्थान के भरतपुर शहर में आ जाते हैं। ये लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन जो पत्नी होती है रीमा, वो खाना बना रही होती है और खाना बनाते-बनाते एक मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, मुझे तुम्हें प्यार करने का मन हो रहा है और मुझसे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे रहा नहीं जा रहा है। उधर जिसके पास ये मैसेज पहुँचता है, वो मैसेज पढ़ के मुस्कुरा रहा होता है, अपने दोस्त के साथ बैठ के शराब पी रहा होता है और इस मैसेज को पढ़ के मुस्कुराता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम इस किस बात पे इतना मुस्कुरा रहे हो? तो उसका दोस्त बोलता है कि मैसेज आया है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हें देखने के लिए मन कर रहा है, बेचैनी हो रही है और तुम्हें बहुत प्यार करने का जी कर रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि तो कौन सी बड़ी बात है, चले जाओ। तो वो कहता है कैसे चला जाऊं, दिल्ली से भरतपुर की दूरी करीब 220 किलोमीटर है और इतना आसान नहीं है। तो कहता है मैं तो तुम्हारी जगह होता तो चला जाता। दोस्त ने कहा। उसने मैसेज का जवाब दिया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और यहाँ से दिल्ली से भरतपुर के लिए निकल लेता है। भरतपुर पहुंचता है करीब रात के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो भरतपुर पहुंचता है। भरतपुर पहुंच के जो रीमा होती है वो दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोल के उसको अंदर बुलाती है। अंदर आते हैं तो एक दो चारपाई पड़ी होती है उस कमरे में। एक पे 2 बच्चे लेटे होते हैं, एक पे
उसका पति लेटा होता है, पवन। पहले आपको ये लगा होगा कि ये मैसेज उसने अपने पति को किया था, लेकिन नहीं, ये मैसेज उसने अपने प्रेमी को किया था। बीच में ही दोनों चारपाइयों के बीच में थोड़ी जगह होती है, वहीं पर वो थोड़ा-सा गद्दा-वद्दा डाल के लेट जाते हैं। और चूँकि ये जो रीमा होती है, वो इतनी चालाक होती है कि जब इसके आने का टाइम होता है, तो फिर ये पूरे परिवार को खाने में कुछ न कुछ मिला के दे देती है। तो सब लोग आराम से सोते रहते हैं और ये लोग अपना 2-4 घंटे का टाइम आराम से बिता लेते हैं, संबंध बना लेते हैं और सुकून से रहते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। रीमा और जो उसका प्रेमी था, उसने उसको घर में बुलाया और ये सब अपना आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए थे। करीब 2 से 3 घंटे बीतते हैं, तब तक उसका जो पति होता है, उसकी आँख खुल जाती है। उसकी आँख खुल जाती है, इन लोगों को ऐसा तो कुछ सोच नहीं रखा था कि, क्योंकि रीमा को तो भरोसा था कि मैंने नींद की दवा दी है, तो 4-5 3-4 घंटे तक तो ये लोग सोएँगे ही। लेकिन टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता। जब वो देख लेता है अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ ऐसी स्थिति में, तो वो उसको डाँटने लगता है, मारने की कोशिश करता है। जब वो मारने की कोशिश करता है, तो जो उसका प्रेमी होता है, उसको कस के पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। इधर पत्नी जो होती है, वो उसका पैर पकड़ के और उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। नीचे खींचने की कोशिश में उसका सर फट से लग जाता है और उसके सर में बहुत चोट आ जाती है, ब्लड आता है और वहीं वो, तो जब वो नीचे गिर जाता है, तो ये लोग उसके जब नब्ज़ टटोलते हैं और नाक के पास हाथ लगा के देखते हैं, उसकी सांसें रुक गई होती हैं और वो ख़त्म हो जाता है। उसके सर में भारी चोट लगती है और इधर उसका जो प्रेमी होता है, वो उसके पति का गला दबा रहा होता है, तो उसकी मौत हो जाती है। जब ये आया होता है, तो इसका एक दोस्त बाहर खड़ा होता है, जिसका नाम होता है दीप, वो मोटरसाइकिल लेकर के घर के बाहर खड़ा होता है। अब ये उसको फ़ोन करता है कि जल्दी से घर के अंदर आओ और उसके पति की बॉडी को लपेटता है बोरी में और कपड़ों में लपेट करके और रीमा से बोलता है कि घर के अंदर तुम देख लो, जो कुछ भी करना है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। वो दोनों पकड़ करके और पति की लाश को मोटरसाइकिल पे रखते हैं और उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पे एक नहर होती है, उस नहर के पास वो ले जाते हैं और उसके साथ एक भारी सा पत्थर बाँधते हैं। पत्थर बाँध करके उसकी लाश को नहर में डाल देते हैं। नहर में डालने के बाद वो तो निकल जाता है दिल्ली के लिए। इधर रीमा अपना घर की साफ-सफाई करके और सो जाती है। सुबह का दूसरे दिन होता है, सुबह का टाइम होता है। रीमा उठती है और जाकर के अपने ससुर से पूछती है कि पिताजी, आपने इनको कहीं देखा? मैं सुबह उठी तो ये घर में नहीं थे, कहाँ गए हैं? आपको कुछ बता के गए हैं क्या? तो ससुर बोलता है, नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं बता के गए हैं, क्योंकि ससुर जो थे अपने बहू को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं बता के गए। बोले, मैं तो रात में खाना पीना खा के सब लोग साथ ही सोए थे और जब सुबह हुई तो मैंने देखा ये अपने बिस्तर पे नहीं थे। तो मैंने सोचा शायद खेत गए या किसी काम से आपने भेजा होगा या आपको बता के गए होंगे। खैर 2 दिन का टाइम बीतता है, फिर पिताजी जो है संबंधित थाने में जाते हैं, भरतपुर का जो गाँव था, वहाँ जो थाना लगता है, वहाँ थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरा बेटा जो है वो मिल नहीं रहा, 2 दिन हो चुके हैं। और पुलिस वाले जब पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, पूरे घर से पूछताछ करते हैं और जब बहू के ऊपर शंका जताते हैं, पुलिस अपनी शंका जताती है, तो ससुर बोलते हैं कि मुझे अपनी बेटियों से इतना भरोसा नहीं जितना मैं अपनी बहू पे भरोसा करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं करेगी और वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रही है, उसको जो पता था उसने बता दिया है। पुलिस वाले जब इतना यकीन से सुनते हैं तो भी ढीले पड़ जाते हैं। बहुत ढूँढा जाता है, उसका पता कहीं नहीं लगता है। पुलिस भी शांत हो जाती है। ऐसे करते 4-6 महीने का टाइम बीत जाता है। टाइम बीतने के साथ ही रीमा का लेकिन वो काम जारी रहता है। वो जब भी उसको बुलाती है, सबको खाने में कुछ न कुछ मिला देती है। उसकी 2 नंदे रहती, ससुर, सास सबको मिला के कुछ न कुछ दे देती। उसको बुला लेती और 2-4 घंटे उसके साथ रहती और वो फिर चली जाती। उसको मैसेज जब उसको बुलाना होता है, वो उसको मैसेज करती और वो आ जाता। ये लोगों का चल ही रहा था। करीब उसकी मौत के 5 महीने के बाद एक दिन रीमा उसको फिर से फ़ोन करती है कि मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा है और मेरा तुम्हें देखने का मन हो रहा है। वो आता है और रात में करीब वो उस कमरे में होता है, अपनी मतलब रीमा के साथ रीमा अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। ससुर को अपने बेटे की गम में नींद नहीं आ रही होती है और वो टहल रहे होते हैं आंगन में इधर-उधर। तब उनको लगता है कि रात के 2 बजे बहू के कमरे की लाइट जल रही है। उनको कुछ अजीब-सा लगता है, थोड़ी-सी आवाज़ें भी आती हैं। उनको थोड़ा-सा अजीब लगता है और वो जानने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं। वो कमरे तक जाते हैं और कमरे से झाँकने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है। फिर वो खिड़की की तरफ जाते हैं और खिड़की से झाँकने की कोशिश करते हैं, कमरे की लाइट जो कि जल रही होती है। खिड़की में एक कोना-सा खुला होता है, जब वहाँ से वो देखते हैं कि बहू बिल्कुल बिना कपड़ों के खड़ी है और रोशनी में साफ दिख रहा होता है।
जब बहू को ये आहट लगती है कि कोई मुझे लग रहा है, देख रहा है बाहर से, फिर वो कमरे की लाइट बंद करती है और बाहर देखती है, तो उसके ससुर खड़े होते हैं। ससुर ने बहू को और उसके प्रेमी को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं, और ये समझ जाते हैं कि बहू जो है इसके साथ संबंध बना रही होती है। वो जो उसका प्रेमी होता है वो उनको भी धमकाता है कि किसी से कुछ नहीं बताना। बहू भी समझाती है कि सब हवाला देती है कि अभी मेरी उम्र क्या है, और कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, सब चीज़ें बताती है। उस समय ससुर कुछ नहीं बोलते हैं। वो दोबारा आता है, दोबारा सब ऐसा होता है। फिर दोबारा से ऐसा होता है तो ससुर फिर भड़क जाते हैं। तो जो उसका प्रेमी होता है, कहते हैं ना कि क्राइम कितनी भी होशियारी से करो, क्राइम छुपता नहीं है। वो उनको धमकी देता है कि बुड्ढे अगर तू नहीं माना तो जो तेरे बेटे का हाल जो किया है वही तुम्हारा हाल भी करेंगे। इतनी सी बात सुनते ही जो उनका उसका ससुर होता है रीमा का, वो सदमे में आ जाता है और पुलिस वालों को ये बात बताता है। फिर पुलिस आती है और पकड़ती है, तो सारी कहानी खुल के आती है। कहानी खुल के ये आती है कि रीमा की उम्र चूँकि 16 साल होती है जब उसकी शादी होती है, और उसके पति की उम्र 30 साल होती है। कहीं न कहीं 14 साल का जो डिफ़रेंस होता है वो समय के साथ जब वो 50 साल का होता है और रीमा 35-36 साल की ही होती है, कहीं न कहीं वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो उसका अट्रैक्शन जो होता है वो उसके पड़ोसी की तरफ बढ़ता है, जिससे उनके संबंध बनते हैं। तो एक अवैध संबंध ने अपने ही परिवार और अपने ही पति का खून कर दिया, अपना ही परिवार बर्बाद कर लिया, अपना ही घर बर्बाद कर लिया। इन कहानियों को लाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। बाकी इन कहानियों का मेरा कोई मतलब नहीं होता कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। तो कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।